Everyone, welcome to Takshla classes. This is Shri Pratik. I'm going to discuss the CDS 2022 का जो अभी अभी recently examination हुआ जो कि 8th of November में हुआ. We have already covered the full test series. वहाँ पर full test series कर full paper discussion on that day itself. But there were certain mistakes because of the in hurry we committed some mistakes in the test series this answer key. So we are explaining the topic wise these questions. From geography we have discussed. Now today we are going to discuss with respect to polity, and we will be covering up each and every topic, the sources, how these questions could have been countered in the subject wise also. So let's see this thing. Questions देखते हैं दोस्त. यहाँ पर ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था जो आपका इस समय पॉलिटी का आया था. With which one of the following statements pertaining to the president's term of office is not correct? He holds the office for 5 years. That is true. He must be removed from his office by way of impeachment. आर्टिकल 61 में हमने impeachment प्रॉपरली डिस्कस किया था क्योंकि इसमें स्पेशल मेजोरिटी लगती है और वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लगती, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लगती, जो इसमें लगती 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल प्रेजेंट. अगर आपको याद हो उस क्वेश्चन को मुश्किल भी बना सकता था इस क्वेश्चन को. आर्टिकल 61 में ये दिया हुआ, दोनों में से किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता था. सी ऑप्शन, द प्रेसिडेंट में रिजाइन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म बाय राइटिंग टू द स्पीकर. यहाँ पर गलती थी जी, वाइस स्पीकर को डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट को ये रिजाइन देता, ना कि स्पीकर को. और स्पीकर देता डिप्टी स्पीकर को, स्पीकर को डिप्टी स्पीकर देता स्पीकर को. तो यहाँ पर इसने स्टेटमेंट को घुमाया. एज सच इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई कैन से एवरीबडी कैन आंसर जिन्होंने भी बेसिक अगर पढ़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट विच आर इनुमरेटेड इन आर्टिकल 14 और 19. आपको अगर याद हो आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्लियर है जी. एंड देन आर्टिकल 19 इज बेसिकली अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. वो जो 6 राइट्स दिए हुए हैं अगर आपको याद हो, उनमें एक्सेप्शन कहाँ पर है. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अगर आपने 31A 31C रादर ये सारी चीज़ें अगर आपने देखी हो विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स, आर्टिकल 31, दो आर्टिकल 31 वॉज रिपील्ड, राइट टू प्रॉपर्टी का मुद्दा था, और 19F में ही राइट टू प्रॉपर्टी का सारा चीज़ें थी प्रॉपर्टी की, और 31 में थी. तो दोस्त 31 तो आंसर था. आंसर वॉज A and C. We have discussed it in the recent classes also about this concept. ये क्वेश्चन मैं कहूँगा थोड़ा सा घुमाया गया. नॉर्मली पीपल डोंट फोकस ऑन 31 आर्टिकल रादर. क्लियर है जी. ये बिल्कुल इसका रिलेशन आपके शेड्यूल 9 के साथ भी है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ भी, जहाँ पर प्रॉपर्टी लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई थी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था. और 31AC भी उसी से लिंक करते हैं जी. बट इट वॉज 16-17 नॉट पॉसिबल. 12-13 भी पॉसिबल ही नहीं है जी. 12 आपका स्टेट को डिफाइन कर रहा, 13 जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन कर रहा, 16 आपका एम्प्लॉयमेंट का, और 17 अनटचेबिलिटी का. सो नो चांसेस ऑफ हैविंग दिस थिंग. ओनली इन में था, लेकिन ए और सी बिल्कुल इजीली आप जान सकते थे इस क्वेश्चन का. अगला क्वेश्चन जी, कोवरेंटो रिट्स आपको फटाफट सीरीज में करवाई गई थी, और क्वेश्चन बहुत ही ये सिंपल था कि कोवरेंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी. ऑब्वियसली किस चीज़ में, अगर वो सरकारी ऑफिस हो, पब्लिक ऑफिस, तो ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट. दूसरा, द ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट मतलब लॉ के साथ बना हो या संविधान में दिया हो, ये भी ठीक है जी. ठीक है जी. द ऑफिस मस्ट नॉट बी अ सब्सटैंटिव वन. सब्सटैंटिव वन मतलब एक कंक्रीट एक ऑफिस नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ ये. दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका आंसर होना चाहिए था, बिकॉज नॉट रिस्पेक्ट टू नेसेसरी फॉर द कंडीशन ऑफ कोवरेंटो. दूसरी चीज, देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट. क्लियर है. अप्रोप्रिएटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस. आपको बी और डी में सभी को इज एवरीबडी क्लियर, सब्सटैंटिव ऑफिस नहीं होना चाहिए जब कोवरेंटो. ये गलत है जी. कोवरेंटो का मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, और ये नॉर्मली इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ पब्लिक ऑफिसेज विच आर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन. सब्सटैंटिव वन तो होना चाहिए दोस्त. अगर आपने पढ़ा हुआ है ये रिट्स, पांचों की पांचों रिट्स हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की हुई हैं. सो आंसर हेयर शुड हैव बीन सी ऑप्शन. नेक्स्ट है जी, ये बहुत ही स्पष्ट हमने किए भी थे इस चीज़ पे भी. नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST, अब जो कि पहले इकट्ठी थी अब अलग कर दी गई थी. तो 338 में होती थी पहले, बाद में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338 में A में डाल दिया गया था. सो इट वॉज नॉट अ, यू कैन से वेरी वेरी सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन. एक इन्होंने क्वेश्चन इस बारी सिटीजनशिप पे भी पूछा है, कौन से पार्ट में है. दीज वर वेरी सिंपल क्वेश्चन आई कैन से. नेक्स्ट, ये दोस्त हिस्ट्री का क्वेश्चन गलती से इस सेशन में डाल दिया कि लिबरल पार्टी नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का. आपको पता होगा TB सप्रू, तेज बहादुर सप्रू एंड MR जायकर वर द वन. वैसे सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने स्टार्ट की थी ये नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, इकट्ठे इन सभी ने.
और ये भी काफ़ी बारी मैंने ये डिस्कस किया हुआ था अपने KBC सीरीज़ में, अपने हर जगह पर, क्योंकि ये क्वेश्चन हिस्ट्री वॉज नॉट लाइक अ बियॉन्ड अप्रोच, बट एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चन वर वेरी इजी फ्रॉम स्पेक्ट्रम ओनली, नॉट आउटसाइड। और अगर आपने नई NCERT और स्पेक्ट्रम को मिक्स किया, आपके 70 से 80% हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हो सकते थे आराम से। नेक्स्ट जी, ये अच्छा क्वेश्चन था और ये कॉन्सेप्ट पूछा गया यार, इसमें अभी भी कंफ्यूजन है। मैं क्लियर कट बोलता हूँ, सेकुलर स्टेट का हमने कॉन्सेप्ट भी समझा। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या, दो चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव कॉनोटेशन, एक नेगेटिव कॉनोटेशन। पॉजिटिव कॉनोटेशन ये है कि भाई जो हिंदुस्तान में लिया गया, जहाँ पर सब धर्म एक बराबर है स्टेट के लिए। क्लियर जी, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर स्टेट। और दूसरी तरफ नेगेटिव कॉनोटेशन का मतलब है स्टेट डज नॉट नो एनी रिलीजन, एंड दैट इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग। फ्रांस में ऐसा है कि भाई सेकुलरिज्म का मीनिंग है स्टेट को कोई रिलीजन का पता ही नहीं। आपने सुना होगा काफ़ी बड़ी टर्बन के इशू, सिखों के टर्बन के इशू वहाँ पर चलते हैं, या मुस्लिम्स के फॉर वेयरिंग दिस मास्क कैप, बिकॉज दे सेकुलर, दे डोंट नो एनी रिलीजन, द स्टेट डज नॉट नो एनी रिलीजन, उनका धर्म कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ पर क्या, सब धर्म एक बराबर है, सर्वधर्म संपन्न। तो यार रिफ्यूजेस थियोक्रेसी, separates religion from the state, in order to be secular must be democratic, and it must prevent religious conflict and promote religious harmony। मेरे हिसाब से होना चाहिए टू बी सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक। ये ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक होगी तभी सेकुलर होगी। सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि सेकुलर फीचर ये आपके फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो है, वहाँ पर सेकुलर। यहाँ पर इन्होंने ऐसा तो कहा नहीं कि इंडियन सेकुलर स्टेट, ऐसा कहीं नहीं कहा, सिर्फ सेकुलर स्टेट के बारे में पूछा। रिफ्यूजेस थियोक्रेसी, बिल्कुल स्टडी ऑफ गॉड, थोड़ा वहाँ पर गॉड के बेसिस पे, तो बिल्कुल ठीक है ये। सो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन होना चाहिए अगर आपको किसी और जगह से, क्योंकि यार ये टॉपिक पॉलिटी का, सेकुलरिज्म हमने समझा जो भी मैंने समझाया आपको, बट दिस इज अ वेरी थॉरो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म वेयर पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं इस चीज़ को, तो ज़रूर चेक करिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए था। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ही सेकुलरिज्म हो, इट कैन बी इन एनी वे। क्लियर है, जब अकबर थे तो तब भी तो सेकुलरिज्म था, तो हर धर्म को अलाउ किया गया। दीन इलाही आपने सुना, जो नया धर्म शुरू किया था, एवरी रिलीजन वाज देयर, इबादत खाना जहाँ पर हर धर्म वहाँ पे रूल कर। सो आई कैन से सी ऑप्शन शुड हैव बीन आंसर। सो दैट इज़ व्हाट आई, एक चीज़ आपको समझ आई, पॉलिटी का हमने कॉन्सेप्ट वहाँ से सीखे और बीच में हिस्ट्री को मिक्स करके हमने अपनी तरफ से आंसर निकाला सी। और देखेंगे क्या आंसर होना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच एक्सपर्ट इन दिस पार्ट of this definition, because it's not, I won't say it's a topic of your polity, it's a political science, right? Next आइए, a special address by the governor to the refers to the address delivered by the, ये बहुत ही सिंपल है, प्रेसिडेंट रूल के टाइम थोड़ा स्पेशल एड्रेस देगा जी, बिल्कुल ही। व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी, नॉट एट ऑल, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन और आफ्टर द जनरल इलेक्शन, ऑब्वियसली तभी स्पेशल सेशन एड्रेस होता है। इवन प्रेसिडेंट भी देता है और गवर्नर भी देता है, जब भी नया सेशन, वो फर्स्ट सेशन हो जाए पूरा, एट द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, बिल्कुल जी, सब स्पेशल सेशन एड्रेस होता है। नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था पंचायत से, और पंचायत से लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। पंचायत एरिया रिमेन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ अ पंचायत। ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल पर्सन इलेक्टोरल, ये बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एट सी नथिंग टू डू विद प्रपोर्शन, ऑब्वियसली ये गलत है दोस्त, जितनी प्रपोर्शन होगी उतने प्रतिशत SC ST की रेशो उस गांव में उनकी रिजर्वेशन होगी। ये तो हमने मेरे दोस्त काफ़ी बारी डिस्कस किया, जैसे 33% मैंडेटरी है, तो ये गुड क्वेश्चन पंचायती राज पे। अगला जी, ये भी एक क्वेश्चन था जो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक से था, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी किसको कहेंगे। इट्स प्रपाउंड प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, जहाँ पर प्रोटेक्ट किए जाए, आप कह सकते हैं लोगों को। क्लियर, और डेमोक्रेसी मीन्स बचाना, और पीपल्स रूल, क्रेसी मीन्स रूल, और डेमो मीन्स पीपल। सिटीजन पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल इन डेमोक्रेसी, ये ठीक है दोस्त, होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम गवर्नल इंक्रोचमेंट्स, बिल्कुल ये भी प्रोटेक्टिव है कि सिटीजन को प्रोटेक्शन दी जाए। पॉलिटिकल इक्वलिटीज अंडरस्टूड इन फॉर्मल टर्म्स एज इक्वल वोटिंग राइट्स, बिल्कुल जी, इनको सभी को बराबर प्रोटेक्ट किया गया, सभी को अवसर मिला। यार मेरे हिसाब से लेसस फेयर नहीं होना चाहिए कैपिटलिज्म, क्यों, इसका भी कारण, आपने मेरे साथ अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है, लेसस फेयर के बारे में हमने कॉन्सेप्ट समझा था। फ्री मार्केट सिस्टम, गवर्नमेंट का रोल नहीं है, एंड एवरी थिंग विल बी, वॉट विल बी डन, इट विल बी फ्री मार्केट, एनी बडी कैन सेल एंड परचेज।
तो दोस्त वहाँ पर आप डेमोक्रेसी बचा कहाँ पर है, प्रोटेक्शन तो नहीं होगी। जो बहुत अमीर है, बाहुबली है, वो सारी चीज़ें एक्वायर करता जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही नहीं है। तो इट इज़ नॉट कंपेटेबल विद लेसेस फेयर कैपिटलिज्म। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन होना चाहिए। अगेन इट्स अ क्वेश्चन विच वन पर्सन हु इज़ अ वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन पॉलिटिकल साइंस दे कैन आंसर, बट फ्रॉम माई नॉलेज, फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग, आई कैन गो विद इट इज़ कंपेटेबल विद लेसेस फेयर कैपिटलिज्म इज रॉन्ग। क्योंकि लेसेस फेयर कैपिटलिज्म में मतलब होता है फ्री मार्केट सिस्टम, जहाँ पर कोई भी आ सकता है। एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है ये, फ्रेंच वर्ड है लेसेस स्मिथ, जहाँ पर कोई भी आ सकता है और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है एंड ही कैन अर्न एज मच एज प्रॉफिट। सो ही इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग एनीबडी, ना कोई लोगों का प्रोटेक्शन हो रहा है, एनीबडी कैन एक्वायर एनीथिंग। सो आई कैन से सी ऑप्शन शुड हैव बीन द आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है प्रिविलेजेस पे। मैंने कम से कम हर के बी से आपको कहा था प्रिविलेजेस पे फोकस कीजिएगा, पार्लियामेंट से क्वेश्चन है ये। would be would not be fettered by the article 19(1) of the constitution of India। ये तो बिल्कुल ठीक है जी, privileges would not be fettered by the article 19(1), फ्रीडम ऑफ स्पीच से ये privilege को कुछ नहीं हो सकता। must be read with respect to subject to article 20 to 22 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 20 to 22 में अगर आपको याद हो राइट टू लाइफ है, क्लियर है। फिर उसके बाद राइट टू आपका आर्टिकल 20 में डबल जेपार्डी, एक्सपोज फैक्टर, ये सारी चीज़ें। फिर 32 आपको ये मस्ट बी रेड विद सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स 20 to 22 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एमेनिटीज अवेलेबल इन रिलेशन टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस। ये गलत है ना, क्योंकि दोस्त आपको अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी बताया प्रिविलेजेस दो प्रकार की, सिविल से कह रहा हूँ इंडिविजुअल और कलेक्टिव। जहाँ पर आपके पास इंडिविजुअल क्या, आप बोलने का अधिकार है संसद में, क्लियर है जी। सो वो चीज़ आप संसद में जो भी बोल रहे हैं दैट कैन बी रिकॉर्डेड। कलेक्टिव मतलब इन सेंस यू कैन प्रिंट इट आउट इन अ न्यूज़पेपर और बाहर ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं स्पीच, लेकिन सिर्फ प्रिविलेजेस के इनके पास अवेलेबल है, सिर्फ इनके पास। और जो सिविल प्रोसीडिंग्स है उसके अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट केस नहीं चल सकता, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट चल सकता है। तो ये जो दोस्त जो थर्ड है ये गलत है, ये तो 100% गलत है। तो इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इवन इन हैज प्राइवेट एंड पर्सन दिस कैपेसिटी, नॉट एट ऑल। ये थोड़ा कि बाहर पार्लियामेंट में इनके पास प्रिविलेज है, दे कैन स्पीक एंड इवन इज और कैपेसिटी। तो यार ये दो तो अपने को दिख गए गलत है, ठीक है जी। पर्सनल कैपेसिटी में थोड़ा ही इज हैविंग अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यस, इन द पार्लियामेंट ही कैन एक्सप्रेस हिज व्यूज इन द राइट अप ऑल्सो, क्लियर है। इवन इन इज प्राइवेट, और मेरे भाई यहाँ पर मेरे को अभी भी दिक्कत आ रही, मैं बिल्कुल क्लियर कट आपसे बात करना चाहूँ, क्योंकि अनटिल अनलेस यू रीड द बुक एंड वी आर कन्फरिंग दिस नॉलेज फ्रॉम दिस। आप कुछ भी जो पार्लियामेंट में हो रहा उसको आप बाहर न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, दैट इज देयर इवन इन हिज प्राइवेट एंड पर्सनल कैपेसिटी। अगर आपको याद हो इंडिविजुअल प्रिविलेज यही होती है, और यहाँ पर अगर आप देखें प्रिविलेज मस्ट बी रेड सब्जेक्ट टू आर्टिकल 20 एंड 22, क्लियर है जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो आर्टिकल 20 to 22 की बात की जा रही है, और इस चीज़ को भी समझेंगे कि क्या चीज़ बात है कि एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें विद सब्जेक्ट टू का मतलब क्या हो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, ये सारी चीज़ें उसमें कलेक्टिव प्रिविलेजेस और ये। सो आई विल गो विद 1 and 4 ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है यार पर्सनल कैपेसिटी में उसके पास बाहर प्रेजेंट करने का अधिकार है, इंडिविजुअल प्रिविलेज है वो। और पहला तो बिल्कुल ठीक है जी, तीसरा पक्का गलत है। आंसर बी और डी में से हो सकता है, या तो 1 and 2 है या 1 and 4 है। तो आई विल गो विद द डी ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, देन आई विल डेफिनेटली टेक अप रिसर्च दिस प्रिविलेज टॉपिक विद यू पीपल इन दिस केबीसी फटाफट सीरीज ऑल्सो, वी विल टेक अप दिस इशू। आइए ज़रा अगला क्वेश्चन चेक करें जी। with respect to the parliamentary secretary committees is correct. They are only appointed, they are only elected, they are only nominated, they are appointed or elected or motion made by and adopted। बिल्कुल दोस्त सिंपल क्वेश्चन था ये। क्यों, कैसे सिंपल? क्योंकि दोस्त अगर आपको याद हो पार्लियामेंट्री कमेटीज हमने 3 प्रकार की, वैसे फाइनेंशियल कमेटीज़ को सिर्फ डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने देखी थी ये वैसे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती क्यों हैं, टू फास्टन द प्रोसेस, जो पार्लियामेंट से लॉज पास होने उसको, और एक प्रॉपर चेक हो सके कि यार ये एक्सपर्टाइज बंदे हम चूज़ करके पार्लियामेंट में से एमपीज़ में से ही चुन के बनाते हैं मेंबर।
अटॉर्नी जनरल कैन ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ दिस कमेटीज. सो एक तो अपॉइंटेड होंगे, ऑब्वियसली द अटॉर्नी जनरल कैन बिकम अ मेंबर, तो वहीं से आपको दिखता है ये चीज़. और वो नॉमिनेटेड भी हो सकता है, इलेक्टेड भी हो सकता है बाकी मेंबरों में से पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव. तो ऑब्वियसली आंसर डी ऑप्शन ही होना चाहिए. अगर आप अटॉर्नी जनरल को भी सोचें तो आपको ईजिली दिखता है आंसर क्या होगा. अगला क्वेश्चन जी, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घबराहट वाला था, आम बंदा नहीं कर सकता जी. सो क्लासिफाइड कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज आउटलाइंड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नेशनल पार्टीज़ की तो हमने डेफिनेशन समझी थी, स्टेट पार्टीज़ भी पढ़ा था, लेकिन स्टेट रिकग्नाइज पार्टीज़ इसी को स्टेट पार्टीज़ कहा गया. बट ये रीजनल पार्टीज़ और रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पार्टीज़ हो सकता है, रीजनल पार्टीज़ कोई नहीं हमने पढ़ी. तो मेरे भाई सी ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर. इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, अगेन आई कैन से रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पार्टीज़ हो सकती, ये नहीं हो सकता जी. दैट रीजनल पार्टीज़ वी हैव नेवर रेड अबाउट इन दिस. इलेक्शन कमीशन कैटेगराइज ही नहीं करता, नेशनल पार्टी करता, स्टेट पार्टी को स्टेट रिकग्नाइज पार्टी कह दिया, तीसरा रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज. तो आंसर इसका सी ऑप्शन होना चाहिए था इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी क्या चीज़ हमें करना है और कितने क्वेश्चन आए, कितने इजीली वी कैड हैव आंसर. प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रेम्बल में आपने देखा वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको याद है 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये तीन वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट और सेकुलर. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट में इंटेग्रिटी ऐड किया गया था, और टाइप ऑफ स्टेट में सोशलिस्ट और सेकुलर. तो 1, 2 and 3 शुड हैव बीन द आंसर इन दिस क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एनीबडी कैन आंसर. अगर किसी ने भी प्रेम्बल की क्लास लगाई है, प्रेम्बल पढ़ा, सबसे अगर सिंपल क्वेश्चन था ये यही था जी. अगला क्वेश्चन थोड़ा ये हम देख चुके हैं अभी, we have just discussed about this question here. So these were the questions which were there in the paper. इलेक्शन कमीशन का भी हमने देख लिया, ये भी देख लिया जी. सेक्रेटरी जनरल ये रह गया जी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा. ये भी एक क्वेश्चन तो जो थोड़ा सा शॉकिंग था. गवर्नेंस का टॉपिक है. इज द एडवाइजर टू स्पीकर? यस इट इज. ही इज नॉर्मली एन आईएएस ऑफिसर, एक्ट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ द नेम ऑफ द स्पीकर. दोस्त कहाँ से हो सकता है? अंडर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आईएएस ऑफिसर जो भी काम करेंगे अंडर द नेम ऑफ द वॉट authority in the name of the president of India or government of India. You can't say speaker. Works under the speaker with delegated authority. बिल्कुल delegated मतलब इसको पावर दी गई है. और passes orders in the name of the speaker. In the name of the speaker क्योंकि secretary general of the लोक सभा. बिल्कुल नहीं था. confusing ये भी question, not an easy question. There can be a contradiction between B and D, but I will go with the B option in this question, and it was not an easy question from the polity. So अगर polity में देखें, आपके पास क्वेश्चन आए हैं 12 से 13 क्वेश्चन, जिनको आप देखें तो उनमें से 10 क्वेश्चन इजीली आप आंसर कर सकते थे अगर आपने बेसिक पढ़ा. प्रेम्बल के क्वेश्चन था, ये एक सिटीजनशिप पे आया था जो शायद इसमें मिस हो गया. पार्ट 2 किस पार्ट में हमारा सिटीजनशिप दिया हुआ, और दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट इज गिवन इन पार्ट 2, आर्टिकल 5 से 11. और ये हमने क्लास में काफ़ी बारी डिस्कस किया. ये क्वेश्चंस इजी थे, प्रेम्बल वाला इजी था, इलेक्शन कमीशन वाला भी आपने किया हुआ, नेशनल पार्टी, स्टेट रिकग्नाइज पार्टी, ये सारा. और थोड़ा सा घुमाना शुरू किया एग्जामिनेशन ने, ऐसा नहीं कि सिंपल होगा. न्यूज़पेपर पढ़िए, साथ साथ पॉलिटी का बेसिक पढ़िए. डोंट स्टार्ट सर्चिंग फॉर द न्यू थिंग्स नाउ, रीड अप दोज थिंग्स विच यू हैव रेड ऑलरेडी. और अगर आपको दिखे क्वेश्चन हर टॉपिक से उठाया, ये पार्लियामेंट से उठाया क्वेश्चन इन्होंने इस प्रकार, ये जो है कुछ पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट पूछे, पंचायती राज से पूछ रहा है क्वेश्चन. उसके बाद अगर देखें प्रेसिडेंट से भी क्वेश्चन पूछा, गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछा, एक सेकुलर स्टेट की टर्म्स को पूछा. सो द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम एवरी टॉपिक. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रिट्स पूछेगा ही पूछेगा. आपके पहले 5 टॉपिक से आपको 4 क्वेश्चन मिले हैं जी. कौन से पहले 5 टॉपिक? प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज. 3 राइट्स तो क्वेश्चन आपके राइट से पूछे. अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू हिट अ लाइक बटन. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.